हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है, इज नोन एज व्हाट। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा। एक हो गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ये होती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसके अलावा जो कॉस्ट होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन है आपके पास। डायरेक्ट कॉस्ट, नाउ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने आपको बताया ये आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ही होती है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। ओके, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आती है। और फिर हम बात करते हैं लास्ट की, जिसका नाम है कन्वर्जन कॉस्ट। तो देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपके मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो इसके अंदर आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ओके, वो भी आ जाते हैं। इनको मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ही होती है, आप देख सकते हैं साफ, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल ये था कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। ओके, तो उसे कहा जाता है कमर्शियल कॉस्ट। तो आपका जो सही जवाब है इस सवाल का वो है कमर्शियल कॉस्ट। तो कमर्शियल कॉस्ट के अंदर आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, ठीक है, आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, ओके, देन आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, इन्हें कहा जाता है कमर्शियल कॉस्ट। तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए, ये रहा आंसर इज सी, कमर्शियल कॉस्ट। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं हम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट। तो देखिए, कौन सी कॉस्ट इन चारों में से रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। सो रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो किसी भी डिसीजन के लेते वक्त, ओके, उस डिसीजन से रिलेटेड होती है और उस डिसीजन को लेने की वजह से उस कॉस्ट में चेंज आता है, उसे हम रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। अब रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर, ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, आपकी अगर कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी आ जाती है, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी आपकी रिलेवेंट कॉस्ट ही होती है। चलिए, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट नहीं है। तो देखिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बिल्कुल ही ये एक रिलेवेंट कॉस्ट होती है, ये रहा इसका नाम लिस्ट के अंदर। उसके बाद देखते हैं सी, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट होती है क्योंकि ये डिसीजन की वजह से चेंज होती है। और फिर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपकी रिलेवेंट कॉस्ट होती है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डिसीजन की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ए, सी और डी ये तीनों ही हमारे सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। तो आखिरी की जो कॉस्ट है आपकी वो है संक कॉस्ट। ना, संक कॉस्ट वो होती है जो आप पास्ट में इनकर करते हैं, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। ओके, तो ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट है, आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए उसका इस कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे संक कॉस्ट भी कहा जाता है और ये है आपका सही जवाब। सो इस सवाल का सही जवाब है बी, संक कॉस्ट। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। सो प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। उनका कहने का मतलब ये है कि ये बताइए कि जो प्रोसेस कॉस्ट होती है, आपको पता ही होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जो उन इंडस्ट्रीज में लगती है जहां पे काम करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस होती है। जैसे प्रोसेस 1 हुई, फिर प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में गया, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 में गया और फिर वहां से आपके फिनिश आउटपुट निकल के बाहर आता है। आपको बताना है कि प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होती। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पे हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। पॉइंट नंबर सी देखिए, एयरलाइन कंपनी। तो एयरलाइन जो कंपनी होती है वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होती, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का, ठीक है।
और इसके बाद जो बी पॉइंट है दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पे हम मेडिसिन बनाते हैं। तो मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आपको पता ही होगा कॉन्सेप्ट्स में से कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां भी केमिकल्स लगते हैं, एक केमिकल आता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो दूसरी प्रोसेस में जाता है, तीसरी प्रोसेस में जाता है और फिर फाइनली जाके आपको आपकी मेडिसिन मिलती है। तो यस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही जवाब है आंसर नंबर बी, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नन ऑफ दिस इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है बी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, तो यहां पे पूछ रहे हैं भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है। अगर कभी कोई आपसे बोले कि कॉस्ट अकाउंटिंग का वन ऑफ द पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो आप बोलोगे हाँ, हो सकता है वन ऑफ द पर्पस, बट क्या वो मेन पर्पस है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हाँ, ये पर्पस है, लेकिन ये मेन पर्पस की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये हमारा सही सवाल जवाब नहीं है। हेल्प्स इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्कुल सही का। कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है कॉस्टिंग की, उससे आप अपनी स्टॉक का, अपने क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मेन पर्पस है? क्या इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, यानी कि एड इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पर्पस ये भी है कि अगर आप सही कॉस्टिंग करते हो तो उससे आप सेलिंग प्राइस को सही फिक्स कर सकते हो। लेकिन क्या ये आपका मेन पर्पस है? क्या इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आई? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका सही आंसर है आंसर नंबर सी, विच इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ही ये था ताकि मैनेजर्स को हम उस तरह की इंफॉर्मेशन दे सके जो उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिलती थी, और फिर वो उसके बेस पे अपने डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग लेना है, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड हो, चाहे सेलिंग प्राइस फिक्स करने से रिलेटेड हो, उसको ले सके। तो मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो आपका जो सही जवाब है दैट इज सी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये वाला सवाल देखते हैं। सवाल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को या ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर, ठीक है, हम मिस कर देते हैं। सपोज करिए आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो आप ऑप्शन 2 मिस करेंगे। अगर आप ऑप्शन 2 मिस करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कोई कॉस्ट इनकर होगी। तो इसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे जो आप मिस कर रहे हो, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप मिस कर रहे हो, उसकी कॉस्ट। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका एग्जांपल है, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट संक कॉस्ट होती है? बिल्कुल भी नहीं। संक कॉस्ट तो वो होती है जो पास्ट में इनकर होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पास्ट में इनकर नहीं होती है। तो ये आपका सही जवाब नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो एस्टिमेटेड बेस पे फिक्स की जाती है किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका जवाब नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डी, इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो हम डिसीजन लेते वक्त आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसीजन लेते वक्त रिलेवेंट होती है? बिल्कुल हाँ सर। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं तो क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि जिस ऑप्शन को मैं छोड़ के आ रहा हूं, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं छोड़ के आ रहा हूं, उसकी कॉस्ट क्या है? बिल्कुल जानना चाहूंगा, बिल्कुल इंटरेस्ट होगा मुझे इसमें। तो ये डिसीजन लेने के लिए इसकी कॉस्टिंग का जानना जरूरी है। तो इसलिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज योर रिलेवेंट कॉस्ट। तो आपका सही आंसर है पॉइंट नंबर सी, सो रिलेवेंट कॉस्ट। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। सो कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता ही है कि कॉस्ट का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम कॉस्ट को फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट में बांटते हैं। फिक्स कॉस्ट वो होती है जिस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता अगर आपका वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है। अगर आप 1000, 2000, 5000 यूनिट बना रहे हो, ये कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के चेंज होने पर चेंज होती है। और सेमी वेरिएबल वो होती है जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट होते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या हम इसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम कॉस्ट को फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, यानी कि सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन करना, सेल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एटसेट्रा। तो जब आप फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को बांटते हो तो इस प्रकार के फंक्शंस बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं हम एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, क्या एलिमेंट वाइज हमारा आंसर है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन के अंदर कॉस्ट को 3 एलिमेंट्स में बांटा जाता है, और वो होता है आपका मटेरियल, लेबर और आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, और डी है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। तो देखिए, ये भी आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को बांटते हैं तो 2 प्रकार की कॉस्ट निकल के आती है। एक आती है आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट, ओके, दूसरी आप समझ ही गए होंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो फाइनली हमारा सही जवाब है बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। देखिए, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, व्हाई बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। देखिए, बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कैसा बर्ताव करती है। तो जब मेरा वॉल्यूम चेंज होता है, जब मैं 1000 से, ठीक है, 5000 यूनिट्स बनाता हूं, तो मेरा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करेगी? वो फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी? वो चेंज होगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी? कुछ चेंज होगी, कुछ सेम रहेगी। तो बिहेवियरल क्लासिफिकेशन इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। तो आपका सही जवाब है पॉइंट नंबर बी। ये वाला सवाल देखते हैं। तो विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री? ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हम कौन सा मेथड लगाते हैं कॉस्टिंग का? अब सवाल सही जवाब जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। तो देखिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्री का काम होता है टू प्रिंट, सीधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए हर एक कस्टमर जो होता है वो यूनिक होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैसे? देखिए, एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे शादी के कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं 500। एक कस्टमर आया, उसने बोला मुझे कि बर्थडे के कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं सिर्फ 100। एक कस्टमर आया, उसने बोला मुझे एक सिंगल बैनर प्रिंट करवाना है, एक क्रिकेट मैच होने वाला है, उसके लिए सोसाइटी के बाहर लगाना है, ग्राउंड पे लगाना है। तो देखिए, हर एक कस्टमर, मैंने 3 एग्जांपल दिए, तीनों एग्जांपल्स में जो आपका कस्टमर है वो अलग है, उसकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिक है। और जब हमारा कस्टमर यूनिक होता है, जब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हम सर्विस दे रहे हैं वो अलग होती है, यूनिक होती है, तो वहां पे हम कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम लगाते हैं? क्या हम वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। प्रोसेस कॉस्टिंग तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लगता है, जहां पे हम जो काम प्रोसेसेस में होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगाएंगे? नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री के लिए होता है, जो सिर्फ सर्विस देते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ सर्विस नहीं दी जाती, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपको आउटपुट प्रोडक्ट भी दिया जाता है। ओके, क्या हम यहाँ पे बैच कॉस्टिंग लगाएंगे? बैच कॉस्टिंग, हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ, बैच कॉस्टिंग वहां लगती है जहां पे जो आउटपुट होता है वो एक बैच में निकल के आता है। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि बैच कॉस्टिंग देखिए तब लगाई जाती है जब आपका हर एक प्रोडक्ट, हर एक आउटपुट बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ऐसा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में नहीं होता। अभी आप शादी के कार्ड प्रिंट कर रहे हो, फिर आप कुछ और प्रिंट कर रहे हो, तो आपका आउटपुट हर बार तो सेम नहीं है। तो इसका सही जवाब है जॉब कॉस्टिंग। आपको याद होगा जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? सर, जॉब कॉस्टिंग वो होता है जो एक स्पेसिफिक जॉब पे लगता है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए हर एक कस्टमर जो कि यूनिक है ना, वो उसके लिए एक प्रकार का जॉब है। ओके, वो उसकी कॉस्टिंग करेगा कि भाई तुमने मुझे 500 कार्ड छपवाने को बोले, ठीक है, ये लो 500 कार्ड की कॉस्टिंग। तुमने मुझे एक बैनर के लिए बोला है, ये लो इस बैनर की कॉस्टिंग। तो एवरी जॉब इज यूनिक, दैट्स व्हाई वी यूज द जॉब कॉस्टिंग। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि जॉब कॉस्टिंग। ये वाला सवाल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? इन चारों में से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसके ऊपर मैनेजमेंट का सबसे कम कंट्रोल होता है? ध्यान से देखिएगा। वेजेस कॉस्ट, क्या वेजेस कॉस्ट में आपका कंट्रोल होता है या नहीं होता है? पहले तो ये सोचिए। हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप अपनी वेज कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई काम आपकी स्किल्ड वर्कर कर रही है तो आप उसे सेमी स्किल या अनस्किल से भी करवा सकते हो। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मे बी वेस्टेज थोड़ा ज्यादा हो, बट काम तो हो जाएगा और आपकी वेजेस भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो इसे मैं लीज कंट्रोल तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यस, दिस इज कंट्रोलेबल। बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, क्या ये लीज कंट्रोलेबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है, ठीक है, अगर आपको लगता है इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है तो आप बिल्डिंग चेंज कर सकते हो। दैट मींस दैट्स विद इन योर कंट्रोल। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको इसी बिल्डिंग में रहना है, तो आप बिल्डिंग चेंज करिए, अपने इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करिए या बढ़ा लीजिए, व्हाटएवर यू वांट।
सी, तो ये भी आपके कंट्रोल के अंदर तो है। मशीनरी की ब्रेकडाउन कॉस्ट, यानी कि जब कोई मशीन ब्रेकडाउन होती है, खराब होती है, तो आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। क्या ये आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल है। आपके घर पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मशीन होंगी, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप उनका यूज सही इस्तेमाल से करें। अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से उसे अपने टाइम बेसिस पे रिपेयर और मेंटेन करते हैं, तो शायद आपको ब्रेकडाउन कॉस्ट कम इनकर करनी पड़े या बहुत समय बाद इनकर करनी पड़े, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की, तो एडवर्टाइजमेंट मैं ये नहीं कहता कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ दीज 4 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज द लीस्ट कंट्रोल। उसने क्या पूछा? लीस्ट कंट्रोल, मतलब इन चारों में से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो सबसे कम आपके कंट्रोल के अंदर है? तो वो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। क्यों? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है मार्केट फैक्टर्स पे। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये इस पे डिपेंड करेगा। मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कितनी एग्रेसिवली होके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उस पे डिपेंड करेगा। तो आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है हैवी लेवल पे एडवर्टाइजमेंट, आपको भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं आपके कंट्रोल में है, लेकिन इन चारों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, सो दिस इज द लीस्ट कंट्रोल। सबसे कम आपके कंट्रोल में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। तो इसका सही जवाब है आपका पॉइंट नंबर डी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड। अरे यहीं पे शॉक हो गए, क्यों सर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड थोड़ा होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल होती है, उसके नाम पे लिखा होता है ना। लेकिन अगर आपको मैं एक छोटा सा इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, ताकि आप कभी भी इस चीज को ना भूलें। सपोज करिए कि आपका जो आउटपुट है वो 1000 यूनिट का है, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 1000 यूनिट का है, और आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, वो है 1000 रुपए की, ठीक है। तो देयरफॉर आपकी जो मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट पे आ जाएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, ठीक है, दिस इज रुपीस और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो आपकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 1 रुपए। सिंपल यहां तक, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपका आउटपुट 1000 से 2000 हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 2000 यूनिट्स पे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एक यूनिट पे 1 रुपए लगता है, तो 2000 यूनिट पे कितना लगेगा? 2000 रुपए। अब आपकी पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी है सर? 2000 डिवाइडेड बाय 2000, यानी कि 1 रुपए। तो देखिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे है वो चेंज नहीं हो रही। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, 1000 से 2000 रुपए पे पहुंच गई, लेकिन जो पर यूनिट है मटेरियल कॉस्ट वो तो चेंज नहीं हुई और वो चेंज होगी भी नहीं। तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है दोज आर फिक्स्ड, ओके, दोज आर फिक्स्ड ऑन पर यूनिट बेसिस। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आपकी फिक्स होती है, ये उनके कहने का मतलब है। चलिए तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स फॉर अ पीरियड, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो होती है फिक्स नहीं होती, उसका पीरियड से कोई लेना देना ही नहीं होता। पीरियड से लेना देना तो फिक्स कॉस्ट का होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट पे डिपेंड करती है ना। वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट, बिल्कुल सही, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे फिक्स होती है ना। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द एंटिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आपके आउटपुट पे, एंटिटी पे नहीं, ठीक है। एंड डी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल भी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड ऑन पर यूनिट बेसिस। तो आपका जो सही जवाब है इस सवाल का वो है बी, यानी कि पर यूनिट। ये वाला सवाल देखते हैं। इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? तो देखिए कॉस्ट का जो डिवाइड होता है, कॉस्ट जिसे हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन वो अलग अलग बेसिस पे होता है। जैसे कि आप फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो, आप बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, आप एलिमेंट्स के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो, एटसेट्रा। ये आपसे जानना चाहते हैं कि भाई बिहेवियर के बेसिस पे जब तुम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो तो उस क्लासिफिकेशन में क्या आता है? क्या उस क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या उसके अंदर आपकी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस्ट को कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में डिवाइड करते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ओके, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या ये आपका बिहेवियर एनालिसिस के बेसिस पे है? तो इसका भी जवाब है नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो
से हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। और लास्ट है आपका फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, ये आपका सही जवाब है इसका, क्योंकि जब आप फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफिकेशन करते हो तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। चलिए, तो आपका सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर डी, यानी कि फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। वाला सवाल देखते हैं। सो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज व्हाट। तो देखिए, प्राइम कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के अंदर आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। और इसमें जब आप अपनी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है सर? हमें मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए, आंसर आपको पता चल ही गया कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिला के कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का फैक्ट्री कॉस्ट। पर एक बार हम ये भी डिस्कस करते हैं कि बाकी क्यों नहीं है आंसर। तो ए पॉइंट है आपका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का जो मतलब होता है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। दिस इज आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। एंड कन्वर्जन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है दैट इज इक्वल्स टू आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और आपके जो भी प्रोडक्शन के ओवरहेड्स होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो। तो इसमें मटेरियल नहीं होता, ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर नहीं है, ओके। और मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट तो बिल्कुल भी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है। लेकिन जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो इसके अंदर आपके वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो सही जवाब है आपका आंसर नंबर सी, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। So which of the following items is excluded from cost account? Cost account में, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। तो अगर आपने कॉस्ट शीट चैप्टर को बहुत अच्छे से किया होगा तो इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन सी चीजें एक्सक्लूड की जाती है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जो फाइनेंशियल इनकम्स होती हैं प्योर, या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं प्योर, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो कि आपकी इनकम पे लगता है, ये कॉस्टिंग में नहीं होता। तो क्या ये एक्सक्लूड होगा कॉस्ट अकाउंट से? बिल्कुल। तो आपका सही जवाब है ए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी एक प्योरली फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। डिबेंचर आपकी कैपिटल होती है, उस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देते हो अपने डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो सर ये भी हमारा जवाब सही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैश डिस्काउंट भी एक प्योरली फाइनेंशियल नेचर का ही एक्सपेंस होता है। कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं जब हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, उस समय हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब हम अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तब हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। तो चाहे कैश डिस्काउंट अलाउड हो, चाहे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो, दोनों ही केस में ये एक प्योरली फाइनेंशियल नेचर की इनकम या लॉस है, तो इसे भी आप कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड करते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड कैश डिस्काउंट, ये तीनों ही हमारे कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड है। जी हाँ, तो आंसर है आपका सही आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। तो देख सकते हैं डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन दी कॉस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर होती हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं होती? तो आपको पता ही होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि आपका कैरेज एंड फ्रेट। क्या कैरेज और फ्रेट आपके फाइनेंशियल अकाउंट में होता है? हाँ, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आप कैरेज फ्रेट का पेमेंट करते हो, तो विच इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये ऐड होता है आपकी कॉस्ट के अंदर, आपकी प्राइम कॉस्ट के अंदर। एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उस समय आप एक्साइज ड्यूटी भी पे कर सकते हो। अगर आपने मटेरियल कहीं बाहर से खरीदा है तो ये एक्साइज ड्यूटी भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस की फॉर्म में। रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए मैंने कोई एक नई टेक्नोलॉजी एक किसी से ले रखी है, उस टेक्नोलॉजी को मैं प्रोडक्शन में यूज करता हूं, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी रॉयल्टी मैं पे करता हूं उस सप्लायर को, सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी को, ठीक है, तो वो रॉयल्टी भी मेरा एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो देखिए कैरेज एंड फ्रेट, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का ही हिस्सा होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होते हैं। तो ये आपके जवाब नहीं है। अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूं, डी पॉइंट की, दैट इज डिविडेंड पेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डिविडेंड पेड नहीं होता, बिकॉज डिविडेंड पेड इज प्योरली ओके फाइनेंशियल नेचर ऑफ एक्सपेंस फॉर दी कंपनी, जो कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल पे शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो आपके सवाल का सही जवाब है डी, यानी कि डिविडेंड
पेड। ये वाला सवाल देखते हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स आर ट्रीटेड एज, एडवर्टीजमेंट को हम क्या ट्रीट करते हैं? क्या एडवर्टीजमेंट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर तो वो एक्सपेंसेस आते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन से क्या लेना देना है? एडवर्टीजमेंट तो हम अपने सेल्स यूनिट्स की करते हैं, वो उस आउटपुट की करते हैं जिसे हम बेचने वाले हैं आगे चल के, उसको एडवर्टाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब नहीं है। चलिए अगला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है? बिल्कुल भी नहीं। सीओपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है आपकी प्राइम कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसके अलावा वो सारे अदर ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सीओपी के अंदर आते हैं। एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। ठीक है, और तीसरी कॉस्ट है आपकी सेलिंग ओवरहेड्स और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ध्यान समझिएगा, देखिए काफी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करके आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब होता है वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आप अपने फिनिश गुड्स को अपने वेयर हाउस से अपने होलसेल ऑफिस में या अपने रिटेल ऑफिस में या कस्टमर के घर पे पहुंचाते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो वाले जो खर्चे होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। और सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर वो वाले इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं जो सेलिंग के लिए किए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, खुद से पूछिए कि एडवर्टीजमेंट क्या हो सकता है? क्या वो सेलिंग से रिलेटेड है या वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है? तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा और वो है आंसर सी। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वो सेल्स के लिए किया जाता है, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इसलिए उसे सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपका सही जवाब है सी, यानी कि सेलिंग ओवरहेड्स। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। सो विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ 20 एनग्रेव्ड डोर्स फॉर द न्यू क्लब हाउस एट अ गोल्फ कोर्स? ठीक है, तो गोल्फ कोर्स में एक नया क्लब हाउस बना है। गोल्फ कोर्स मतलब एक ऐसा कोर्स जहां पे हम गोल्फ खेलते हैं। तो वहां पे एक नया क्लब हाउस बना है और उस नए क्लब हाउस के लिए 20 डोर मंगवाए गए हैं। अब ये 20 डोर ना कुछ खास हैं, ये एनग्रेव्ड डोर्स है। एनग्रेव्ड डोर आपने देखा हो कई जगह डोर्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है या कोई डिजाइन बना होता है, तो कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से वो डिजाइन बताता है और फिर उसे उसमें बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे 20 एनग्रेव्ड डोर्स बनाए गए हैं। आपको बताना है कि जिस कंपनी ने ये डोर्स बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने कौन सा कॉस्ट सिस्टम यहाँ पे यूज किया होगा। क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया होगा, या प्रोसेस कॉस्टिंग का, या बैच कॉस्टिंग का, या सर्विस कॉस्टिंग का? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो जनरली हम वहां पे लगाते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, तो इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 20 डोर बनाने के लिए अब आपको 6 महीने साल भर तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां होती है जहां पे काम एक प्रोसेस के अंदर होता है, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। सर्विस कॉस्टिंग वहां पे होता है जहां पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। क्या हम डोर्स बेचकर सर्विस दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग भी नहीं होगा। तो बचा आपका बैच कॉस्टिंग, विच इज योर करेक्ट आंसर। मैं इसका रीजन बताता हूं कि जब आप डोर्स बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, आप खुद सोच के देखिए कि 20 एनग्रेव डोर एक जैसे होंगे, मतलब आप जो डोर्स बना रहे हो, आई मीन दोज डोर्स आर टोटली आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है? बैच कॉस्टिंग तब लगता है जब आपका आउटपुट पूरा का पूरा आइडेंटिकल हो, ताकि आप बैचेस में प्रोडक्शन कर सको। तो इसलिए यहां पे जो सही जवाब है दैट इज सी, यानी कि बैच कॉस्टिंग। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट क्या होती है सर? बहुत आसान है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए एक चीज नोटिस करिए, प्राइम कॉस्ट के अंदर ये तीनों कॉस्ट आती है और ये तीनों ही डायरेक्ट है। डायरेक्ट से यहाँ पे मतलब है ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली चार्ज हो जाती है, उसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। चलिए तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं इसमें सही जवाब क्या है। तो सबसे पहले सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विथ ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडेड, बिल्कुल गलत। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो आता है इसके अंदर, बिल्कुल आता है, तो ये आपका सही जवाब नहीं है। द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स, उन सारे कॉस्ट आइटम्स का टोटल विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू यूनिट्स, यानी कि उन सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल जिसे हम सीधे सीधे प्रोडक्ट यूनिट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, वो प्राइम कॉस्ट होती है। सर एकदम सही जवाब, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट का मतलब ही यही होता है जो प्रोडक्ट यूनिट्स के ऊपर डायरेक्टली चार्ज हो। तो आपका सही जवाब है बी। पर हम ये भी देखेंगे कि सी और डी आंसर क्यों नहीं है।
ठीक है। तो सी में लिखा है द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ फिनिश यूनिट्स। अब एक चीज सोचिए, द टोटल कॉस्ट जो आप इनकर करते हो किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उस पे तो प्रोडक्शन के ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड होते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते हैं, और इसलिए आपका आंसर नहीं है। और डी पॉइंट है द सम ऑफ लार्ज कॉस्ट देयर इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। है लार्ज कॉस्ट ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉस्टिंग के अंदर। हम कभी भी कॉस्टिंग करते वक्त ये नहीं देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट लार्ज है कौन सी कॉस्ट छोटी है। हम तो उसे एलिमेंट्स के बेसिस पे, ट्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे बांटते हैं, लार्ज स्मॉल के बेसिस पे नहीं बांटते। तो ये डी पॉइंट तो बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है। तो आपका सही जवाब है बी, यानी कि द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट यूनिट्स। इसी वाला सवाल देखते हैं। सो द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन अंडरटेकिंग इज सेड टू बी। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है, थोड़ा घुमा के दिया है। द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ ऑपरेटिंग एन अंडरटेकिंग, यानी कि किसी अंडरटेकिंग, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जब आप ऑपरेट करते हो तो उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को गाइड करना, उस कॉस्ट को रेगुलेट करना, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? तो कॉस्ट को गाइड करना, गाइड करने से मतलब है कि कॉस्ट कहां लगनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में लगनी चाहिए, किस प्रोडक्ट या सर्विस पे लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, ज्यादा कम, ठीक है, ये होते कॉस्ट को लेके गाइडेंस। और उसे रेगुलेट करना कि आपने बहुत ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लगा दी, ठीक है, कॉस्ट जिस डिपार्टमेंट लग रही है क्या उसी डिपार्टमेंट पे जाके चार्ज हो रही है, ऐड हो रही है, उसी प्रोडक्ट पे ऐड हो रही है, नहीं हो रही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसे गाइड कर रहे हो, उसे रेगुलेट कर रहे हो, उसे अपने कंट्रोल के अंदर रख रहे हो। तो गाइडेंस से रेगुलेशन अगर मैं एक वर्ड में लिखूं तो वो हो जाएगा कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल, क्या हम इसे बजटरी कंट्रोल बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, इसमें बजट कहां से आ गया? बजटरी कंट्रोल तो बजट से रिलेटेड होता है। क्या हम इसे कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं? एकदम करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट एनालिसिस क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए कॉस्ट एनालिसिस के अंदर आप कॉस्ट को एनालाइज करते हो, समझते हो कि हाँ मैंने इतनी कॉस्ट लगाई है। सपोज करिए मैं एक कार मैन्युफैक्चर हूं, तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोज करिए मेरी 5 लाख की कॉस्ट लगी, ठीक है। कहां कहां लगी? मटेरियल पे लगी, लेबर पे लगी, उस पे लगी, उस पे लगी, यहां पे ज्यादा क्यों लगी? दैट इज एनालिसिस, बस, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि कॉस्ट कंट्रोल से पहला स्टेप कॉस्ट एनालिसिस होता है। पहले हम कॉस्ट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहां पे जो लाइन लिखी है कि यहां पे साफ बोला उसे कि आप उसे रेगुलेट कर रहे हो। रेगुलेट एक स्ट्रिक्ट वर्ड होता है जिसका लेना देना कंट्रोल से होता है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल। चलिए, तो सही आंसर है बी, कॉस्ट कंट्रोल। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता ही है, ये आपके प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है जब आप कॉस्ट शीट तैयार करते हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बाद में सोचेंगे, पहले ये देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टली उससे रिलेटेड होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट सर्विस नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट भी नहीं होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो किसी प्रोडक्ट या यूनिट के ऊपर डायरेक्टली चार्जेबल होता है? बिल्कुल हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस एक ओवरहेड एक्सपेंस है? सर बिल्कुल गलती से भी ऐसा मत बोल देना। क्यों? क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंस के अंदर तो सर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। यहाँ पे तो साफ लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रोसेस एक्सपेंस है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई प्रोसेस एक्सपेंस होता क्या है? कभी सुना आपने प्रोसेस एक्सपेंस? प्रोसेस एक्सपेंस तो वो हो गया कि हाँ आप एक कंपनी है जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस का खर्चा, तो उस पर्टिकुलर जैसे सपोज करिए प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 3 है, 3 है, 3 प्रोसेस है। किसी ने बोला अच्छा बताओ प्रोसेस 1 का एक्सपेंस कितना है, तो आप बोलोगे ठीक है प्रोसेस 1 में डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर लगी है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं, तो ये चारों मिला के प्रोसेस एक्सपेंस हो गए ना। तो प्रोसेस एक्सपेंस तो एक प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, हमें तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं वो बताना है। तीसरा है आपका चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही है सर। आप ही ने कहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के या यूनिट या सर्विस के ऊपर डायरेक्टली चार्जेबल होते हैं, इसलिए इन्हें चार्जेबल एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है आंसर सी, यानी कि चार्जेबल एक्सपेंसेस। चलो सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ। अब आपको ये तो पता ही है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो किसका हिस्सा होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल
जब आप ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करते हैं, किसका, ओवरहेड्स का, तो उसके अंदर 3 तरह की कॉस्ट होती है। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर और फिर आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इज पार्ट ऑफ योर ओवरहेड्स। तो क्या वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है? सर क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे आ सकता है? क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है। सर चार्जेबल एक्सपेंस का हिस्सा क्यों नहीं होता? बिकॉज चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं उसे चार्जेबल एक्सपेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल तो नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, सर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड इसका सही जवाब है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये वाला सवाल देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट? तो देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सर प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? सर कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आता है हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स, इसे कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब वो सवाल देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो दोनों में है? क्या डायरेक्ट मटेरियल दोनों में है? नहीं सर, तो डायरेक्ट मटेरियल तो हो ही नहीं सकता। क्या डायरेक्ट लेबर दोनों में है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, साफ दिख रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होती है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट का भी हिस्सा होती है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी दोनों का हिस्सा है, चलिए माना। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। तो अब कंफ्यूजन सिर्फ 2 कॉस्ट में है कि सर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल। क्या डायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है जो दोनों जगह है? नहीं सर, तो ये आंसर नहीं है। क्या इनडायरेक्ट लेबर वो कॉस्ट है जो दोनों जगह है? नहीं सर, इनडायरेक्ट लेबर तो आपके ओवरहेड्स होते हैं। इनडायरेक्ट लेबर तो आपकी ओवरहेड होती है और ओवरहेड्स तो सिर्फ कन्वर्जन में होते हैं, प्राइम कॉस्ट में तो होते ही नहीं, तो ये भी नहीं है आंसर। क्या इनडायरेक्ट मटेरियल? नहीं सर, इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो ओवरहेड होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी ओवरहेड्स होती हैं जो कि सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा है, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं है। अब डी क्या है? डायरेक्ट लेबर। तो बताइए आंसर क्या है? डायरेक्ट लेबर है डायरेक्ट एक्सपेंस? सर डायरेक्ट लेबर ही तो होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस तो पूछा ही नहीं है सवाल में। ठीक है, तो सही जवाब है डायरेक्ट लेबर, जो आपका प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है और आपके कन्वर्जन कॉस्ट का भी हिस्सा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डायरेक्ट लेबर। जरा सवाल देखते हैं। सो स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम कॉस्ट के ब्रेकअप को दिखाते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कॉस्ट के ब्रेकअप को बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। हम उसमें कॉस्ट के प्राइम कॉस्ट को दिखाते हैं जिसके अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। हम उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को दिखाते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दिखाते हैं और हम उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट का जो प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप किया जाता है वो कॉस्ट शीट के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन ही है कॉस्ट शीट, सो ऑब्वियसली यही आपका आंसर है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि बी, सी और डी आंसर क्यों नहीं है। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो कि इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर हमारा पर्पस होता है प्रॉफिट निकालना, और प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट का प्रॉपर ब्रेकअप दिखाएं, उसको एक एक हिस्से में बांटें। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पे आप अपनी सारी कॉस्ट लिखते हैं, आप कोई डिटेल में जाके हर एक कॉस्ट को बाइफरकेट करके वहां पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका प्रोडक्शन अकाउंट। नाम से समझ में आता है कि इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट को शो किया जाता है। तो जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होती है, जैसे कि आपके सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो इसके अंदर नहीं आती, इसलिए ये एक अधूरा अकाउंट है। और फिर आता है टेंडर। तो टेंडर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। टेंडर तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है जब उसे बिडिंग मंगवानी होती है डिफरेंट सप्लायर से या डिफरेंट कंपनी से, जब उन्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम करवाना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर ए, दैट इज कॉस्ट शीट। जरा सवाल देखते हैं। सो द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू व्हाट? काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए वर्क कॉस्ट किसे कहा जाता है?
तो वर्क कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, अब आपको याद आ गया होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू आपकी प्राइम कॉस्ट और आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ठीक है, आप इनको ऐड कर दीजिए, आपको आपकी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो अगला स्टेप होता है कैलकुलेशन का, वो होता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप फिनिश स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं और आपको आपका सीओपी मिलता है, और अगर कोई और ओवरहेड भी है आपका जो कि आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आप उसे भी इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको मिलता है सीओपी। और फिर सीओपी के बाद हम जितने भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इनको ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वर्क कॉस्ट यानी कि आपकी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो सीधे वर्क कॉस्ट के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को ऐड करने की बात की, यानी कि ये आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से आपका पाला पड़ेगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो आपके सेल्स से या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो उसे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते वक्त यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐसा होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, उसे हम ऐड करते हैं कब? जब हम अपनी सीओपी का कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल कॉस्ट के लिए तो आपको सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्क सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भी आपको आपके सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और फैक्ट्री कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क कॉस्ट, ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपकी प्राइम कॉस्ट और आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, बस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो सही जवाब है इसका बी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, आप उनको जो रेम्यूनरेशन पे करते हो और जो एक्सपेंसेस पे करते हो, वो किसका हिस्सा है? ठीक है, क्या वो प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं सर। डायरेक्टर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बंदा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड तो वो हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर तो वो लोग आते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए आपके, या दूसरे इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो सर क्या इसका सही जवाब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ध्यान रखिए, देखिए डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, तो डायरेक्टर का जो काम है वो होता है डायरेक्ट करना। डायरेक्टर का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, और ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। तो इसलिए डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और ना लिखा हो। ठीक है, और ना ही ये सेलिंग ओवरहेड होता है और ना ही ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन देखते हैं। सो कॉस्ट रिडक्शन इज, तो देखिए कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट को कम कर दो, फुल स्टॉप। ठीक है, आपने आधा बिल्कुल सही बोला, लेकिन पूरा नहीं कहा। देखिए कॉस्ट रिडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, कॉस्ट को तो कोई भी रिड्यूस कर सकता है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब रहता है कि जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो वो एक वन टाइम वर्क नहीं होना चाहिए कि हाँ इस बार मैंने कॉस्ट को रिड्यूस किया, उसके बाद मैं आराम से जाके घर पे जाके सो गया और निश्चिंत हो गया। नहीं, कॉस्ट रिडक्शन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आप उसे हर बार कोशिश करते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को जितना रिड्यूस कर सकूं उतना अच्छा है, ताकि मेरा प्रॉफिट उतना बढ़े। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना। ओके, ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म फेनोमेना आता है। उसके बाद जो कॉस्ट रिडक्शन होता है, ध्यान सुनिएगा, आप एक्चुअल कॉस्ट निकालने से पहले हम प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो निकालते हैं। तो सपोज करिए मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट है और उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं, वो है 100 रुपए। ठीक है सर, आपने बोल दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपए है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, आगे चल के आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे सर। और उस एक्चुअल कॉस्ट को, सपोज जो भी आपकी XYZ एक्चुअल कॉस्ट आएगी, उसको आप स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर भी करेंगे, ये जानने के लिए कि क्या आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, ज्यादा है। मान के चलिए कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट 110 आ गई। अब बताइए 10 रुपए से आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, आपने तो 100 सोचा था, लेकिन आपका तो 10 रुपए से ज्यादा हो गया। तो अब आप कोशिश करेंगे ना, आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो कॉस्ट रिडक्शन जो होता है
ओके जो प्रोसेस है कॉस्ट रिडक्शन की, वो स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है। वो ये बोलता है स्टैंडर्ड तुम कह रहे हो 100, हम देखेंगे कितना है, अच्छा 110 है, 10 है, चलो अब हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो ये नहीं कि एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गया तो देन वी आर जस्ट सिटिंग। ओके तो कॉस्ट रिडक्शन ऑल्सो इट चैलेंजेस दी स्टैंडर्ड्स, तो ये भी इसका सही जवाब है। और इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मैंने क्या कहा था, कॉस्ट रिडक्शन मतलब सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं होता। कॉस्ट को रिड्यूस तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज करिए आप घर में कोई मिक्स वेजिटेबल सब्जी बना रहे हैं और इसको बनाने के लिए अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, मसाले, इन सब का इस्तेमाल होगा, पूरा खर्चा 100 रुपए का आएगा। आपने बोला चलो एक काम करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। कैसे? नमक हटा देते हैं, लेट्स रिमूव द सॉल्ट, तो सॉल्ट का खर्चा बच जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, आपने तो कर दिया कॉस्ट रिडक्शन, चलो बचा लिया आपने 1-2 रुपए, है ना, लेकिन क्वालिटी का क्या? विदाउट सॉल्ट मिक्स वेजिटेबल में क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन करते वक्त आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो सर्विस की क्वालिटी है, वो इंपैक्ट ना हो। सो इट इज कैरिड आउट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो ये तीनों ही कॉस्ट रिडक्शन के फीचर है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज, यानी अपनी जो खुद की कैपिटल है उस पे जो इंटरेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या वो कैश कॉस्ट है? बिल्कुल नहीं सर, कैश कॉस्ट तो वो होती है जो एक्चुअल में इनकर होती है। यहाँ पे तो एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या वो नोशनल कॉस्ट है? बिल्कुल सही कहा, नोशनल कॉस्ट जिसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, या फिर इसे हम हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है, ये एक्चुअल में इनकर नहीं होती। आपने बिजनेस में जो अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है, ये उसी पे कैपिटल इंटरेस्ट है जो आपको एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये वो इंटरेस्ट है जो आप बेसिकली मिस आउट कर रहे हो, अगर आपका पैसा बैंक में जमा होता तो आपको मिलता। ठीक है, क्या ये संक कॉस्ट है? बिल्कुल भी नहीं सर, संक कॉस्ट तो पास में इनकर हुई कॉस्ट है जो कि इररिलेवेंट भी होती है। क्या ये पार्ट है प्राइम कॉस्ट का? बिल्कुल नहीं, प्राइम कॉस्ट के अंदर तो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो सही जवाब है इसका बी, नोशनल कॉस्ट।